हेलो माय फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं पढ़ रही थी हिरोशिमा एंड नागासाकी के बारे में। काफी वाइटल इंफॉर्मेशन है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसमें से कुछ हम लर्निंग भी एक्सट्रैक्ट करेंगे इन द एंड। तो शुरुआत करते हैं। आज है 6 अगस्त। 6 अगस्त। और आज ही के दिन, आज 80 साल हो चुके हैं इस बात को। आज ही के दिन सुबह 8:15 पर हिरोशिमा पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड किया जाता है यूनाइटेड स्टेट के थ्रू। ठीक है। और उसमें तकरीबन कितने लोगों की डेथ हो जाती है? 70,000 लोगों की डेथ एकदम से हो जाती है, विद इन अ सेकेंड। ठीक है। ये जो बॉम्ब था, ये 600 मीटर की दूरी पर एक्सप्लोड किया गया था। जितना ज्यादा बॉम्ब की हाइट होगी, उतना ज्यादा वो डिस्ट्रक्शन कोज करेगा। ये क्या गया था? 6,000 मीटर की हाइट पर एक्सप्लोड किया गया था। तो 70,000 लोगों की तो एट द मोमेंट डेथ हो जाती है। और 1 साल भी नहीं होता है कि 70,000 लोगों की और डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इंजरी की वजह से हो जाती है। जो इंजरी उनको मिली थी, रेडियल सिकनेस की वजह से हो जाती है। 6 अगस्त को ये अटैक हुआ। उसके बाद, उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर किया जाता है। अब यहाँ पे तकरीबन 40,000 लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये जो हिस्ट्री है, सभी को पता है कि इसने कितना हैवॉक क्रिएट किया है। और अब जानते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या था, कि क्यों हुआ अटैक। यहाँ पे जो आप ये हिटलर देख रहे हैं, तो इनको शौक था कि इनको अपनी सत्ता बढ़ानी है। इनको क्या था कि इन्फीरियर को हटाना है, सुपीरियर को रखना है अपनी सत्ता में। तो उन्होंने क्या करा, 1 सितंबर की बात है, 1 सितंबर 1939 की बात है। तो इन्होंने पोलैंड पर इन्वेट किया, पोलैंड को इन्वेट किया। और यहीं से वर्ल्ड वॉर सेकंड की, सॉरी, वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत होती है। 1 सितंबर 1939 से शुरुआत होती है। तो इन्होंने पोलैंड पर अटैक कर लिया, इन्वाइट कर लिया। अब उसके बाद इन्होंने क्या करा, कि जापान को और इटली के साथ अलायंस बना लिया, मतलब कि संधि कर ली कि आ जाओ हमारे दोस्त बन जाओ और हमारे साथ इस चीज में पार्टिसिपेट करो। अब जापान भी आ गया बातों में। जापान ने क्या किया, 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका का एक हार्बर था, पर्ल हार्बर इन हवाई, उस पर क्या कर लिया, अटैक कर दिया। और उसमें तकरीबन 2,500 लोगों की डेथ हो जाती है। 2,403 थे, 2,500 मान सकते हैं हम, 2,500 लोगों की डेथ हो जाती है। 2,500 लोगों की तकरीबन, अरे फिर भी आप समझ पा रहे होंगे ना, 2,500 लोगों की डेथ हो जाती है। अब अमेरिका अब तक तो चुप बैठा था। अब अमेरिका ने कहा है कि ठीक है, अब मैं आपको इस चीज का जवाब देता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो हिटलर थे, तो हिटलर ने तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। 30 अगस्त, 30 अप्रैल को सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है ये, 30 अप्रैल को। अब उसके बाद, अब कोई इनका लीडर तो बचा नहीं है ना जर्मनी वाला का। तो अब ये क्या करते हैं, 8 मई को सरेंडर कर देते हैं। 8 मई को सरेंडर कर देते हैं। 8 मई 1945 को सरेंडर कर देते हैं। किसको? यूएस को सरेंडर कर दिया। किसने? जर्मनी ने। अब बचा जापान। जापान ने कहा मैं सरेंडर नहीं करूंगा यूनाइटेड स्टेट को। यूनाइटेड स्टेट ने कहा कि सरेंडर तो करना पड़ेगा। अब यूनाइटेड स्टेट के जो ये प्रेसिडेंट थे, हैरी एस ट्रूमन, इनके पास पॉलिटिकल प्रेशर था। इनके पास दो चॉइस थी, इनके पास दो चॉइस थी। एक चॉइस तो ये थी कि ये या तो जैसे लड़ाई हो रही है चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे लॉन्ग रन तक, और इनके कुछ अमेरिकन की डेथ हो जाए, ठीक है, उस लड़ाई में। अब और दूसरा ऑप्शन ये था कि इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। तो अब इस लड़ाई को जल्दी से, इन्होंने ऑप्शन चुना कि इस लड़ाई को जल्दी से जल्द खत्म कर देते हैं। इन्होंने उस ऑप्शन के लिए क्या चूज कर लिया, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो फिर आप जानते हैं कि फिर क्या होता है कि ये जो हिरोशिमा एंड नागासाकी पर अटैक होता है और इतने लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये इसका रिजल्ट था। और उसके बाद 2 सितंबर 1945 को जापान भी सरेंडर कर देता है, साइन कर देता है सरेंडर डॉक्यूमेंट। किसके साथ? यूएस के साथ। और ये वॉर शुरू होती है 1 सितंबर 1939 से, और 2 सितंबर 1945 को ये एंड हो जाती है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। 6 साल
एक दिन चली थी, वन डे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और रिजल्ट क्या हुआ था आप सबको पता है। तो यहाँ पर मतलब मैंने कुछ चीजें फाइंड आउट करी और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि just the desire to end a war quickly cannot justify most civilian casualty। कि आपको बस आपके पास एक डिजायर था कि आपको जल्दी से वॉर खत्म करनी है और आपने क्या करा कि इतने लोगों की उसमें डेथ हो गई है, इतने लोगों की जान चली गई है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ट्रॉमा, आपने क्या क्या नहीं दे दिया इतने लोगों को, और उन लोगों को जो सिविलियन थे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है। सेकेंड थिंग इज दैट द एंड डज नॉट जस्टिफाई द मीन। ये गांधी जी की भी फिलॉसफी है। गांधी जी हमेशा बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कभी इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। गांधी जी हमेशा बोलते हैं कि ये नहीं देखना कि आपको एंड क्या है, आपको एंड तक पहुंचने के लिए मीन्स भी सही होने चाहिए, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, इनका एंड गोल था कि हमें क्या करना है जी, वॉर को रोकना है। वॉर को रोकने के लिए आपने मीन्स क्या चूज कर लिए, आपने उस चीज पे फोकस नहीं किया। मीन्स तो बहुत गलत चूज कर लिया है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट, क्या कोई इथिकल वॉरफेयर प्रिंसिपल्स नहीं थे वहां पर कि ह्यूमैनिटी शुड बी कम एट फर्स्ट ना। आपके लिए एक वॉर को रोकना इतना जरूरी हो चुका था कि आपने इतने लोगों की जान ले ली। और एक चीज और ये कि जापान जापान ने क्या किया, किसके साथ अलायंस किया, जर्मनी के साथ अलायंस किया। जर्मनी का तो टारगेट ही कुछ अलग था ना, और आपने एक अग्रेसर पार्टनर के साथ अलाई कर लिया और आपने अपने लोगों को जोखिम में डाल दिया, उनकी जिंदगी तबाह कर दी। तो यहाँ से कुछ लर्निंग एक्सट्रैक्ट होती हैं विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू माई पीपल। दैट इज, फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमेशा चूज कीजिएगा कि जब आपको किसी गोल तक पहुंचना हो, आपका कोई भी गोल हो सकता है, कोई एग्जाम क्लियर करना है, आपको बहुत पैसा कमाना है, लेकिन उसके लिए मीन्स भी सही होने चाहिए। जो आप रास्ता चुन रहे हैं ना, वो रास्ता भी सही होना चाहिए। रास्ता बिल्कुल मैटर करता है, ठीक है। हम किसी को मार के, परेशान करके अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। और पा भी लिया तो क्या पा लिया, कैसी कैसी विक्ट्री हो गई है, इतने लोगों की जान चली जाए, ठीक है। दूसरी बात, जब आप किसी के साथ संधि बनाते हैं, अलायंस करते हैं, तो मेक श्योर आपका पार्टनर कैसा है। किसी के साथ हो सकता है, नेशंस के साथ होता है, ठीक है, या फिर अपने आपस में हम कौन सा दोस्त चुनते हैं, तो आप देखिए कि आप कौन सा दोस्त चुन रहे हैं, क्योंकि वो दोस्त एक दिन तो डूबेगा, आपको भी साथ में लेके डूबेगा। कहा जाता है ना कि हम वो होते हैं जो मतलब कि वी आर दैट पर्सनैलिटी कि जो 5 लोग हमारे आसपास बहुत ज्यादा रहते हैं। तो बहुत सोच समझ के चूज कीजिए कि वो 5 लोग क्या हैं आपके आसपास के सर्कल में। जर्मनी तो गया, जर्मनी साथ में किसको लेके चला गया, सबसे ज्यादा तबाही करके चला गया जापान में, ठीक है। और हम ये नहीं कहेंगे कि जर्मनी की गलती है, जर्मनी की गलती है, जापान को भी चूज करना चाहिए था ना। जर्मनी तो ऑलरेडी सरेंडर कर चुका था, लेकिन जापान सरेंडर नहीं कर रहा था। जिसके साथ रहेंगे बुद्धि भी वैसी हो जाएगी ना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जब भी पावर आती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। पावर तो थी ना इनके हाथ में, ट्रूमैन के हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में, लेकिन उन्होंने इस पावर को किस तरह से यूज किया, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी उनको ह्यूमैनिटी देखना था ना यार, कि मतलब एक वॉर को खत्म करने के लिए इतने लोगों की जान चली जाए, कैसे, आई I मीन कैसे इतना इरिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो जब भी पावर आती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। हो सकता है ना कि आपके हाथ में चाकू चाकू दे दिया, किसी के हाथ में, मर्डर के हाथ में चाकू दे दिया है, तो वो तो मर्डर ही करेगा ना, ठीक है। तो और दूसरा, आप एक जो हाउसवाइफ है उनके हाथ में चाकू दे देंगे, तो वो क्या करेंगे कि एप्पल कट करेंगी, सब्जियां कट करेंगी, ये सब चीज करेंगी ना। तो मुझे लगता है जब भी पावर आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। आप किसी भी पोजीशन पे हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरा समझ के चलिएगा, क्योंकि आपका एक डिसीजन दूसरों की लाइफ को बहुत इंपैक्ट करता है। सो दीज वर द लर्निंग फ्रॉम
this Hiroshima and Nagasaki attack. I hope you get some insight from this thing. Take care of yourself, people, and choose wisely. Take your decision wisely because it is going to impact other people as well.